रेखा के कमरे की दीवार पर बहुत सारे सांप चल रहे थे। अब आगे। रेखा ये सब देखकर खौफजदा होती है और भागकर श्रीकांत के कमरे में जाती है और डरते डरते बोलती है, उठिए गुरुदेव और मेरी हिफाजत कीजिए। श्रीकांत की आंखें खुल जाती हैं। वो उठकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात में मेरी नींद में खलल डालने की वजह? मेरे कमरे में बहुत सारे सांप हैं। गुरुदेव, आप दुरुस्त कह रहे थे। इस घर में सच में किसी नागिन का साया है। ये सब तुम्हारे साथ उस नागिन ने ही किया है। अगर तुम चाहती हो कि उसकी ताकत कम हो जाए और वो तुम्हारे परिवार को कुछ ना करे, तो कल विभा जो विजय के कमरे में इबादत करेगी, उसको किसी भी तरह रोकना होगा तुम्हें। ठीक है गुरुदेव। अगले दिन रेखा पहले विभा से बात करने की कोशिश करती है। बाजी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? कितनी बार सांप ने विजय को डसा है, फिर भी आप ये सब कर रही हैं। इससे हमारे विजय पर मुसीबत आ सकती है। इतना सुनते ही महक वहां आ जाती है और बोलती है, पर आंटी जी, सांपों ने तो विजय की बहुत बार हिफाजत की है। जब उन लड़कों ने मारा तब भी सांप कभी भी विजय को ईजा नहीं पहुंचा सकते। तुम सही बोल रही हो महक, और आज तक हर बार नाग ने ही हमारी हिफाजत की है। मैं जरूर करूंगी ये इबादत। कुछ देर बाद रेखा के इसरार करने के बावजूद विभा विजय के कमरे में मूर्ति की तामीर कर देती है, जिसे देखकर रेखा तैश में श्रीकांत के पास जाती है। मुझे माफ कीजिए गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बाजी ने मेरी एक बात न सुनी। बेवकूफ खातून, तेरी बेवकूफी के चक्कर में मेरा बना बनाया खेल खराब हो गया। विभा श्रीकांत को इबादत में शामिल करने के लिए बुलाती है और वो विजय के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंचता है, विजय के कमरे में बने नागराज की मूर्ति का मुहाफिज उसे दूर फेंक देता है। सारे लोग श्रीकांत को गिरा देखकर भाग कर जाते हैं। क्या हुआ श्रीकांत आपको? कुछ नहीं, शायद मैं फिसल गया। पर भैया, वहाँ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप फिसल जाएं। महक, हो सकता है तुमको न नजर आई हो। श्रीकांत गुस्से में वहां से अपने कमरे में लौट जाता है। रेखा उसके कमरे में उसे बुलाने के लिए जाती है। आप बाहर क्यों नहीं आ रहे गुरुदेव? आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। बस मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। रेखा वहां से चली जाती है। अगली सुबह श्रीकांत नंदिनी की चाय में जहर डालता है, जिससे नंदिनी बेहोश हो जाती है और श्रीकांत सारा इल्जाम महक पर डाल देता है। ये लड़की मनहूस है आपके घर के लिए, इसी की वजह से नंदिनी बेहोश हो गई। महक, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, मेरी बच्ची को बख्श दे। जिस घर ने तुझे पनाह दी है, तू उसी घर के लोगों को मारना चाहती है। नहीं आंटी जी, ये झूठ है। मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मैं नागराज के बुत की कसम खाकर कहती हूँ। महक मूर्ति की कसम खा लेती है। विभा भी महक का यकीन करती है और नागराज की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बोलती है, नागराज, आपका इस घर में ताजीम करने वाली महक ही है। आज उसको आपके रहम की जरूरत है, उसकी मदद करें। महक नंदिनी की तरफ देखती है। उसे जहर का पता चल जाता है। फिर महक अपनी नजरों से नंदिनी के जिस्म से जहर निकाल देती है और नंदिनी को होश आ जाता है। नंदिनी, तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा रेखा, नागराज की वजह से आज नंदिनी बिल्कुल ठीक है। तुम बेवजह हमेशा ही महक पर शक करती रहती हो। रेखा कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है और दिल ही दिल में बोलती है, मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी इन लोगों की वजह से। महक विजय के पास आती है। अब तुम कैसे हो विजय? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बता, तुम कैसे परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे महक, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं। महक डर कर बोलती है, नहीं विजय, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अभी तुम कुछ दिन इसी कमरे में रहो। तुम भी सबकी तरह ऐसे मत बोलो। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ और ऊब जाता हूँ इस कमरे में। महक हंसने लगती है। तुम क्यों हंस रही हो महक? विजय, तुम्हें पता है, जब तुम ऐसी रोनी सी शक्ल बनाते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। अच्छा जी,
मुझे नहीं मालूम था कि कोई मुझे इतने गौर से देखता है। महक शर्माती हुई वहां से चली जाती है। अगली सुबह महक मंदिर जाने की तैयारी करती है और विभा को बोलती है, आंटी जी मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आपको कुछ बाजार से मंगाना तो नहीं है? नहीं बेटा, बस तुम आराम से आ जाना और जल्दी आना। ठीक है आंटी जी। महक घर से चल देती है। श्रीकांत महक को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। महक को एहसास हो जाता है कि श्रीकांत उसके पीछे आ रहा है, पर वो रुकती नहीं, चलती रहती है और कुछ वक्त बाद मंदिर से पूजा करके बाहर आ जाती है। श्रीकांत एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अचानक महक उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। कहाँ गई ये नागिन? अचानक कहाँ गायब हो गई? श्रीकांत जैसे ही बोलकर पीछे मुड़ता है, महक उसके पीछे ही खड़ी होती है। श्रीकांत यकायक उसे देखकर खौफजदा होता है। महक हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ श्रीकांत, एक नागिन से डर गया? वैसे तो इतना ताकतवर नेवला बना फिरता है। आउजा खौफ खाएगा, वो भी एक अदना सी नागिन से। दिन में ख्वाब मत देख नागिन। ख्वाब मैं नहीं देख रही, तू देखता है ख्वाब मुझे और मेरे विजय को मारने की। श्रीकांत हंसते हुए, नागिन तेरा विजय तो मेरे ही हाथों कत्ल होगा, और वो ही नहीं, उसका पूरा कुनबा। महक को गुस्सा आ जाता है और वो नागिन रूप में आ जाती है और श्रीकांत को अपनी पूंछ से जकड़ लेती है। श्रीकांत तुरंत नेवला बन जाता है और नागिन की पूंछ से निकल जाता है। महक और श्रीकांत दोनों वापस इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। बदसात नेवले, मेरे विजय और उसके खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को कुछ नहीं होगा। नागिन तू देखती रह जाएगी और तेरी नजरों के सामने सबको कत्ल करूंगा। जिस मोहब्बत की ताकत पर इतना फक्र करती है तू, तेरे नाक को फौत होते ही तेरा फक्र और तू मेरे कदमों में मिलोगे। ऐसा कभी नहीं होगा आहूजा। रेखा महक और श्रीकांत का पीछा करते हुए वहां आ गई थी और दोनों की सारी बातें सुन लेती है और दोनों के असली शक्ल को भी देख लेती है और खौफजदा होती है। फिर रेखा डरते हुए घर की तरफ चल देती है। महक रेखा को देख लेती है। रेखा घर पहुंचकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। विभा बहुत कोशिश करती है रेखा से बात करने की, पर रेखा कुछ नहीं बोलती। तभी महक घर आ जाती है। महक बेटा, पता नहीं रेखा को आज क्या हुआ है। आज से पहले मैंने उसे कभी ऐसा डरा हुआ नहीं देखा। कुछ नहीं हुआ होगा आंटी जी, बस वो थक गई होंगी। वैसे भी नंदिनी के साथ जो हुआ उसको लेकर शायद वो डर गई हो। हाँ, शायद वो नंदिनी को लेकर ही फिक्रमंद होगी। श्रीकांत भी वापस घर आ जाता है और रेखा के पास जाता है। मुझे मालूम है रेखा, आज तुमने मेरी और महक की असली शक्ल देख ली है, लेकिन मैं तुम्हारे कुनबे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन वो नागिन बार बार तुम्हारी बेटी को मारना चाहती है। ऐसा ना बोले गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। बस उस नागिन को इस घर और बेटे की जिंदगी से दूर करे। अब मैं उसका मनहूस साया अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। ठीक है, तुम सिर्फ मेरी मदद करो। श्रीकांत ये बोलकर रेखा के कमरे से चला जाता है। अगले दिन रेखा और श्रीकांत विजय को कमरे से बाहर लाने के लिए घूमने का प्लान करते हैं और सबके सामने रेखा बोलती है, दीदी मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से विजय घर से बाहर नहीं गया और हम सब के लिए भी कुछ अलग माहौल हो जाएगा। चाची जी, आपने बहुत वाज़ेह सोचा। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था बाहर जाने का। ठीक है, अगर तुम सबको यही सही लगता है तो चलो तैयारी करो चलने की। महक फिर से डर जाती है और विजय को जाने के लिए मना करती है। विजय, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ बाहर। महक, तुम बिना बात के जिद कर रही हो। तुम लोग मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो हमेशा के लिए तुम हो ना, मुझे बचाने के लिए। और हंसने लगता है। विजय, ये मजाक का वक्त नहीं है, समझो मेरी बात को। महक बहुत कोशिश करती है विजय को रोकने की, पर विजय नहीं सुनता और थोड़ी देर बाद सब लोग घूमने के लिए बस से रवाना होते हैं।
अचानक सामने से ट्रक आ जाता है और गाड़ी पुल पर लटक जाती है। सब डर जाते हैं और डर से आंखें बंद कर लेते हैं। श्रीकांत दिल ही दिल में महक से कहता है, नागिन अब कैसे बचाएगी अपने खानदान को। महक सबको अपनी ताकत से बेहोश कर देती है और फिर खिड़की से नागिन की शक्ल में निकल जाती है और एक वसी नागिन में बदल जाती है। फिर अपनी पूंछ से बस को खाई में गिरने से बचाने की कोशिश करती है। कहानी जारी रहेगी।